हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट जे स्टार्ट करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि जे से बायोलॉजी में टर्म्स बहुत ही कम हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जो टर्म्स या जो वर्ड्स मिलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपका जेजुनम हो गया, जगलर वेन, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, जैस्मोनिक एसिड एक्सेट्रा। तो अगर आप सब क्लास 10th 11th 12th नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा जेजुनम। इट इज़ द मिडल सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम देन जेजुनम और लास्ट में आपका आता है इलियम। तो जेजुनम जो है बच्चों, यही प्राइमरी साइट है फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और जेजुनम जो है वो ड्यूडेनम के बाद और इलियम से पहले आता है। अगर हम इसके स्पेसिफिकली जेजुनम की लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 मीटर का ये इसका लेंथ होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो इसके इनर लाइनिंग में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और वॉल्स जो हैं इसके कंपैरेटिवली कैसे होते हैं जेजुनम के, थिक और हाईली वस्कुलर, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना है न्यूट्रिएंट्स का। तो अगर वस्कुलराइज्ड वॉल्स होंगे तो कैपिलरीज के थ्रू इजीली ब्लड में चला जाएगा न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है कि डाइजेस्टेड फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये सारे हमारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। ब्लड कैपिलरीज और लेक्टिल्स जो हैं बच्चों, ब्लड कैपिलरीज और लेक्टिल्स न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। यानी कि जेजुनम में ब्लड कैपिलरीज और लेक्टिल्स मौजूद होते हैं और यही ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। तो जेजुनम में जो जेजुनम है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, मिडिल पोर्शन है, ड्यूडेनम के बाद और इलियम से पहले आता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इसी पार्ट में ऑब्जर्व करने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है इसका, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द किडनी फॉर्म्ड बाय द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल। ये आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि किडनी के नेफ्रॉन में हमें देखने को मिलता है। और ये बनता कैसे है, ये DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल के क्लोज एसोसिएशन की वजह से JGA का फॉर्मेशन होता है। एफरेंट आर्ट्रियोल आप लोग जानते हैं, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड को लेके आती है कैपिलरीज को हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। सो JGA प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, किसके थ्रू, वाया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको हम रास कहते हैं, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम मैकेनिज्म। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बच्चों किडनी का एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये स्ट्रक्चर बना किससे है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT के आपके क्लोज एसोसिएशन की वजह से ये आपका बना है ग्लोमेरुलस के पास। ब्रीफली अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें तो इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मैक्यूला डेंसा, ये जो है आपका DCT की स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। मैक्यूला डेंसा, DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नेफ्रॉन का ही आपका पार्ट है। तो मैक्यूला डेंसा जो है वो DCT की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और ये फिल्ट्रेट में NaCl कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। जो फिल्ट्रेट है जो कि आपका ग्लोमेरुलस के थ्रू बोमेंस कैप्सूल के थ्रू फिल्ट्रेट गया है, बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट गया है, वही उसमें आपका NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसको डिटेक्ट करने का काम मैक्यूला डेंसा करता है। सेकेंड कॉम्पोनेंट है JGA का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स।
अब ये क्या है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल में प्रेजेंट मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स को हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। कहाँ पे होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल में। ये रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है, याद रखिएगा, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट्स रेनिन हार्मोन। थर्ड कंपोनेंट है जेजीए का आपका एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल्स। आई रिपीट, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल्स। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करने का काम करते हैं। तो टोटल 3 कंपोनेंट्स हुए जेजीए के। नंबर 1 मैक्यूला डेंसा, नंबर 2 जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड नंबर 3 इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल्स। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, जेजीए की। तो जेजीए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है को एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन, जेजीए। याद रखिएगा, जेजीए जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर लो बीपी है या लो एनएसीएल डिटेक्ट होने पर ये रेनिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। फिर जो रेनिन है, रेनिन हार्मोन वो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिन जो आपका ये 2 है वो बनता है और ये बीपी को इंक्रीज़ कर देता है। आई रिपीट, ये काम कैसे करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे करता है आपका जेजीए। तो जेजीए जो है वो रास को एक्टिवेट करता है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को लो बीपी में या लो एनएसीएल कॉन्सेंट्रेशन में को डिटेक्ट करने पर ये रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। रेनिन हार्मोन आपके जेजी सेल्स के द्वारा सिक्रीट हो रहे थे, और फिर रेनिन जो है अब वो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, और फिर बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका दूसरा फंक्शन है बच्चों जेजीए का कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी कंट्रोल करता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो 90 to 120 ml पर मिनट होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। एनएसीएल लेवल के बेसिस पर जीएफआर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो एक बार इसको समराइज कीजिए कि जो जेजीए है इसका मेन रोल है रेनिन सिक्रीशन। इसका लोकेशन क्या है, डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। ये बीपी के रेगुलेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, साथ ही साथ में किडनी के एंडोक्राइन फंक्शन का पार्ट भी इसको माना जाता है क्योंकि ये रेनिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट टर्म इज जॉइंट। जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपके मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं बॉडी में जॉइंट्स। जैसे कि बात करें ह्यूमन बींग्स में तो 3 टाइप के जॉइंट्स हो गए, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जॉइंट्स जो हैं बच्चों ये वो 2 या 2 से अधिक बोन से मिलने की जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। ये बॉडी को मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन की हमने बात की, टाइप्स की बात की तो 3 टाइप हमने देखे। सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट्स हैं जो कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं क्योंकि बोन्स जो हैं इनमें टाइटली कनेक्टेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो स्कल बोन्स में जो हमारे सूचर्स हैं ये फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा। सेकेंड टाइप कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तो इसमें बोन्स जो है वो कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल वर्टिब्री जो है हमारे बैकबोन, उनमें जो वर्टिब्रीज हैं उसके बीच में आपके ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप है साइनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपका मूवमेंट होता है और ये बहुत कॉमन भी है बॉडी में। तो इन साइनोवियल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट में, जो कि फ्रिक्शन को कम करने का काम भी करता है। और ये आपका साइनोवियल जॉइंट बच्चों ध्यान रखिएगा कैप्सूल और फिलामेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं। अब हम साइनोवियल जॉइंट्स के और टाइप्स की बात करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनोवियल जॉइंट में आपके आ जाते हैं हिंज जॉइंट जो कि मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल करवाते हैं। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, यानी कि आपका जो घुटना है उसमें और एल्बो में।
हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। दूसरा इसका टाइप आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट होता है, यानी कि सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इसका एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। थर्ड टाइप इसका आ गया पाइवट जॉइंट, जिसमें रोटेशनल मूवमेंट होता है, जैसे कि आपके वर्टिब्रीज में बात करें तो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में, तो वो है आपका पाइवट जॉइंट का एग्जांपल। फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें कि स्लाइडिंग मूवमेंट होता है, जैसे कि रिस्ट बोन्स, जो हमारे बोन्स रिस्ट में मौजूद हैं, उसमें आपका स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो ये आपके टाइप्स थे साइनोवियल जॉइंट्स के। बात करें जॉइंट्स के फंक्शन की, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, बॉडी पॉस्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ में शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो जॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें, तो जो आपका जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। लिगामेंट्स जो हैं वो बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। आप जानते हैं जो लिगामेंट्स हैं वो बोन टू बोन को जॉइन करने का काम करते हैं, तो वो आपके जॉइंट्स के पास मौजूद होते हैं। और बॉडी में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करता है, साइनोवियल में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपका शोल्डर और हिप जॉइंट में मौजूद होता है। नेक्स्ट है बच्चों टर्म जगलर वेन। जगलर वेन क्या होती हैं? दे आर द मेजर वेन्स इन द नेक दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड एंड ब्रेन बैक टू द हार्ट। ये मेजर वेन है कहाँ पे? गर्दन में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हेड से और ब्रेन से, और कहाँ पे लेके जाती है? हार्ट में ले जाने का काम करती है। तो जगलर वेन नेक यानी कि गर्दन में प्रेजेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट वेन है जो कि ब्रेन, फेस और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो जगलर वेन भी बच्चों ह्यूमन बीइंग्स में, आपकी ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला टाइप है इंटरनल जगलर वेन। ये ब्रेन से ब्लड को कलेक्ट करती है। कौन? इंटरनल जगलर वेन। ये पहला टाइप हम देख रहे हैं, ये ब्रेन से ब्लड को कलेक्ट करती है। फिर ये सबसे बड़ी जगलर वेन होती है, और साथ ही साथ में ये सब क्लेवियन वेन के साथ मिलकर ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाती है। सेकेंड टाइप है जगलर वेन में आपका एक्सटर्नल, पहला था इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल जगलर वेन। ये फेस और स्कैल्प से ब्लड ड्रेन करती है और स्किन के नीचे विजिबल भी हो सकती है। थर्ड टाइप इज एंटीरियर जगलर वेन। ये नेक के एंटीरियर यानी कि फ्रंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। तो हमने टोटल 3 टाइप्स देखे, इंटरनल जगलर वेन, एक्सटर्नल जगलर वेन और एंटीरियर जगलर वेन। फंक्शन की अगर हम बात करें अब इसमें, तो इसके फंक्शन क्या क्या हैं जगलर वेन्स के? तो ये ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाती है। ये जो वीनस रिटर्न का एक इम्पॉर्टेंट काम भी करती है। साथ ही साथ में सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है उसको असेस करने में ये इसका एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखा जाता है। तो इसको अगर हम समराइज़ करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जगलर वेन को, तो जो आपका इसमें हमने टाइप देखा था इंटरनल जगलर वेन, वो ब्रेन ड्रेनेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक में अगर इंजरी हो जाए तो सीवियर ब्लीडिंग होने का खतरा हो जाता है, जिससे कि हमारे जो हेड वाला रीजन है वहाँ से फिर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम जो है वो रुक जाएगा। Next term is J-shaped growth curve. It is used in population ecology to describe exponential growth. ये population ecology में इसका use होता है, ये exponential growth को दर्शाता है, where a population increases rapidly in an ideal environment with unlimited resources. जिसमें क्या होता है, J-shaped growth curve में population suddenly increase होती है क्योंकि जो resources हैं वो unlimited हैं। तो जे शेप्ड ग्रोथ का बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ का एक पैटर्न है, जिसमें कि पॉपुलेशन साइज रैपिडली और कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर जे के जैसा इसको शो किया जाता है। इसका अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझे, जो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले इनिशियल फेज, जिसको हम कहते हैं लैग फेज, LAG लैग फेज। इसमें ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल फेज, इसमें पॉपुलेशन सडनली बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है।
और तीसरा आता है आपका ओवरशूट। कभी कभी पॉपुलेशन एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से भी ऊपर चली जाती है। तो ये हमें 3 चीज़ें इसके ग्राफ में देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि सबसे पहले इसमें हमें मिलेगा इनिशियल फेज जिसमें ग्रोथ स्लो होगा, एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें तेज़ी के साथ ग्रोथ होगा, और ओवरशूट भी हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि कभी कभी पॉपुलेशन जो है वो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ इन आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस, अगर लेबोरेटरी कंडीशंस आइडियल हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकता है। तो आपका जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज़्यादा हमें ऑर्गेनिज्म की देखने को मिलेंगी। जो साथ ही साथ में एक चीज़ और कि कैरिंग कैपेसिटी वो भी डिसाइड करता है, उसको भी कंसीडर किया जाएगा ग्रोथ के लिए। लेकिन कभी कभी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी क्रॉस कर जाता है ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व में जो ग्राफ बनता है वो जे पैटर्न का बनता है। और ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से डिफरेंट होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में जो ग्राफ बनता है वो जे शेप्ड होता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म है जुवेनाइल फेज। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ बट बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। ये वो पीरियड है, वो ग्रोथ का वो पीरियड है, वो टाइम है जब इंडिविजुअल जो है वो आपका उसके बर्थ के बाद और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से पहले, यानी कि किसी प्राणी का जन्म हुआ उसके बाद और उसकी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी से पहले जो बीच का फेज़ होगा उसको हम कहेंगे जुवेनाइल फेज। प्लांट्स में इसी को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव फेज। सो जुवेनाइल फेज ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का वो स्टेज होता है जब वो सेक्सुअली इमेच्योर होता है और रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं होता है। इस स्टेज को इवन प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है। प्लांट्स में बात करें तो सीड जर्मिनेशन के बाद का ये अर्ली ग्रोथ पीरियड माना जाता है। प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, यानी कि लीव्स स्टेम डेवलप होने का काम करते हैं इस दौरान, और इस स्टेज में फ्लावरिंग नहीं होती क्योंकि फ्लावरिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट है। तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, अगर हम आपको एग्जांपल बताएं कि मैंगो प्लांट में जो आम का पेड़ होता है उसमें जुवेनाइल फेज काफ़ी सालों तक रह सकता है फ्लावरिंग से पहले। कहते हैं ना कि आम के पेड़ को बड़ा होने में 15-20 साल लग जाते हैं, तो उसमें 15-20 साल तक वो जुवेनाइल फेज में रहेगा, उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग होती है। एनिमल्स की बात करें तो बर्थ के बाद यानी कि जन्म के बाद का ग्रोथ पीरियड जब एनिमल सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, हार्मोनल चेंजेस ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, तो वो आपका ये जो जुवेनाइल फेज है उसको ओवरकम करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एनिमल्स में जुवेनाइल फेज में कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमंस में प्यूबर्टी से पहले का जो स्टेज है वो जुवेनाइल फेज माना जाता है। तो लाइफ साइकिल की बेसिकली अगर हम फेजेस देखें बच्चों तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला प्री रिप्रोडक्टिव फेज जिसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, और तीसरा फेज आता है सेनिसेंट फेज जिसमें कि रिप्रोडक्टिव फेज वापस से ख़त्म हो जाता है। तो जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसमें फोकस किया जाता है। ड्यूरेशन स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है, यानी कि हर स्पीशीज़ का अपना अलग अलग जुवेनाइल फेज है। और प्लांट्स में फ्लावरिंग से पहले का जो स्टेज है बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। उनमें कहा जाता है इसको कॉमनली वेजिटेटिव फेज। अब इसी से मिलता जुलता हुआ एक और टर्म है हमारे पास, जुवेनाइल हार्मोन। हार्मोन इन इंसेक्ट्स दैट रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटामॉर्फोसिस एंड रिप्रोडक्शन। ये वो हार्मोन इंसेक्ट्स में जो कि ग्रोथ, मेटामॉर्फोसिस और रिप्रोडक्शन को में हेल्प करता है। तो बच्चों जुवेनाइल हार्मोन इंसेक्ट्स में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन इंसेक्ट के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है और वहीं से ये हार्मोन आपका सिक्रीट करता है। फंक्शन की बात करें अगर इसकी हम तो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है, मतलब कि अगर जुवेनाइल हार्मोन का लेवल हाई रहे तो लार्वल स्टेज कंटिन्यू होती है, अगर जुवेनाइल हार्मोन का लेवल लो हो जाए तो प्यूपा और एडल्ट स्टेज डेवलप हो जाती है। इसीलिए जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड करता है कि इंसेक्ट लार्वा ही रहे या नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाए।
सेकेंड फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ रेगुलेशन में ये इन्वॉल्व है, यानी कि मोल्टिंग, जिसको हम एक्डाइसिस भी कहते हैं। मोल्टिंग के टाइम पर बॉडी डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जुवेनाइल हार्मोन। तो एक्डाइसोन हार्मोन के साथ मिलकर ये आपका काम करता है। अदर इंसेक्ट्स में बात करें इसके रोल की, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई में जुवेनाइल हार्मोन का लेवल डेवलपमेंटल स्टेज डिसाइड करता है कि अब उसका डेवलपमेंटल स्टेज बटरफ्लाई में कौन सा होगा, ये डिसाइड किया जाता है जुवेनाइल हार्मोन के द्वारा। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में बच्चों निम्फ से अडल्ट ट्रांजिशन को रेगुलेट करने का काम भी आपका जुवेनाइल हार्मोन करता है। निम्फल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज ही है एक तरीके से आपका, तो ये आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस स्टेज है। तो इस स्टेज से यानी कि निम्फ स्टेज से एडल्ट स्टेज में ट्रांजिशन जो होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको रेगुलेशन कौन करेगा? इसका रेगुलेशन जुवेनाइल हार्मोन करेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सीक्रेट होता है इंसेक्ट्स के हेड रीजन्स के द्वारा, जिस रीजन को हम कहते हैं कॉर्पोरा एलाटा। इसको ये क्या कंट्रोल करता है? ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। अगर इसका लेवल हाई हो जाए तो लार्वल स्टेज मेंटेन रहेगा, अगर इसका लेवल यानी कि जुवेनाइल हार्मोन का लेवल लो हो जाए तो एडल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि लार्वल स्टेज ओवरकम होके एडल्ट स्टेज में ऑर्गेनिज्म पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट टर्म इज जॉन्डिस। ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी को ये होता ही है। It is a condition characterized by yellowing of skin and eyes due to excess bilirubin in blood, often related to liver disorders like hepatitis. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें स्किन और जो आँखें हैं उसमें बिलीरुबिन का डिपोजिशन होता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब क्या है? आपके बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके डिपॉजिट हो जाते हैं स्किन और आइज़ में। और इसमें इट इज़ ऑफन रिलेटेड टू लिवर डिसऑर्डर्स लाइक हेपेटाइटिस, को हेपेटाइटिस के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जॉन्डिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पीलिया। तो पीलिया जो है एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्किन, आइज़ का भी कौन सा पार्ट? स्क्लेरा पार्ट, और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलो हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल्स इन ब्लड। इस टर्म को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिलीरुबिन बाइल सॉल्ट है। अब इसका कारण क्या है बच्चों जॉन्डिस होने का? तो बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो कि आरबीसी ब्रेकडाउन के टाइम बनता है। नॉर्मली लिवर इसको प्रोसेस करके बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर लिवर प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाएंगे और आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाएगा। तो बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस के भी बच्चों टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस। इसमें एक्सेस आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि हीमोलिसिस होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लग जाएगा। बिलीरुबिन प्रोडक्शन क्योंकि इसमें ज़्यादा हो रहा है, किसमें? प्री हिपैटिक जॉन्डिस में। ये आपका पहला टाइप है। सेकेंड टाइप होता है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक वर्ड आप लोग जानते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू लिवर। तो हिपैटिक जॉन्डिस में लिवर डैमेज के कारण ये आपका हिपैटिक जॉन्डिस होता है। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस। थर्ड टाइप है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है बच्चों? बाइल डक्ट जब ब्लॉक हो जाए तो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है। एग्जाम्पल गॉल स्टोन की वजह से। सिम्टम्स की बात करें जॉन्डिस में हमें क्या क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे? तो येलो स्किन और आइज़, डार्क यूरिन डार्क रहेगा, स्टूल भी जो है वो पेल होगा, यानी कि जो पॉटी होगी वो पेल होगी थोड़ी, और बॉडी में थकावट रहेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉन्डिस के आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिलीरुबिन की एक्यूमुलेशन की वजह से ही आपका जॉन्डिस होता है, ये इसका मेन कारण है। लिवर डिसऑर्डर से भी ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर लिवर में भी कुछ खराबी आ जाए तो अल्टीमेटली जॉन्डिस होगा ही होगा। न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं बच्चों, उनमें भी आपने सुना होगा कि उनमें भी जॉन्डिस हो जाता है। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म इज जॉ। इट इज़ द बोनी स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग द माउथ फ्रेमवर्क। हमारे बकल कैविटी में माउथ का जो पूरा फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बोनी फ्रेमवर्क, उसी को हम कहते हैं जॉ। अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला एंड लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल। लोअर जॉ जो है बच्चों हमारी बॉडी में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जॉ जो है हमारे फेस का बोनी स्ट्रक्चर है जो कि माउथ ओपनिंग, मैस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग, स्पीकिंग और फेशियल शेप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ह्यूमन में हमने अभी देखा ह्यूमन बींग्स में दो मेन जॉज होते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल। तो जो अपर जॉ है उसको मैक्सिला बोलते हैं। ये स्कल से फिक्स्ड होता है, यानी कि ये मूवेबल नहीं है। मैक्सिला अपर टीथ को होल्ड करता है क्योंकि इसमें बोनी सॉकेट्स होते हैं, और नेजल कैविटी और आई ऑर्बिट का भी पार्ट ये आपका बनाता है। वहीं बात करें लोअर जॉ की, सेकंड टाइप की, जिसको मैंडिबल कहते हैं, तो ये फेस की सबसे बड़ी और मूवेबल बोन होती है। ये लोअर टीथ को भी सपोर्ट करती है आपकी, और चीविंग और स्पीकिंग में इसका मेन रोल होता है। तो जॉ में भी बच्चों जॉइंट होता है। ये जो जॉ जॉइंट है इसमें लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल स्कल से एक स्पेशल साइनोवियल जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टीएमजे। टीएमजे का फुल फॉर्म क्या है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। आई रिपीट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इसको हम कहते हैं। इस जॉइंट के थ्रू लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल स्कल के साथ आपका जॉइंट होता है। ये जो जॉइंट है टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट में हेल्प करता है, साइड टू साइड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। आप अपने मैंडिबल को साइडवेज मूव भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में चीविंग मूवमेंट को भी अलाउ करता है। तो जॉज का मेनली फंक्शन क्या है, जॉ का ये फूड को च्यू करने का काम करता है। स्पीच प्रोडक्शन में ये आपका हेल्प करता है, आपको बोलने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में फेशियल एक्सप्रेशन में भी ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करता है। तो आप लोग इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि जो मैंडिबल है, लोअर जॉ, वो आपका सिर्फ मूवेबल होता है। इट इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। और जो टीएमजे अभी हमने पढ़ा, ये आपका जो आपका लोअर जॉ है मैंडिबल, उसके और स्कल बोन के बीच में जो साइनोवियल जॉइंट है उसको हम टीएमजे कहते हैं, यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। और जो आपका टीथ है वो जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं, जॉ बोन में सॉकेट्स होते हैं, जिसको हम थीकोडोंट, इसी वजह से ह्यूमन बींग्स में हम कहते हैं थीकोडोंट डेंटेशन होता है। तो टीथ उसी बोनी सॉकेट्स में आपके एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज जंपिंग जीन्स, जिसको क्या कहा जाता था, ट्रांसपूशंस। इसको फॉर्मली क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रांसपूशंस। These are DNA sequences that can move from one location to another within the genome, and it was discovered by Barbara McClintock. ये वो DNA के सीक्वेंसेस हैं जो आपके जीनोम में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आपके जंप कर सकते हैं, इसलिए इनको जंपिंग जीन्स कहा जाता है, जिनको टेक्निकली ट्रांसपूशंस बोलते हैं हम। इसको बारबरा मैक्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था। सो जंपिंग जीन्स जो है उनको साइंटिफिकली ट्रांसपूशंस कहा जाता है। ये डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स हैं बच्चों जो कि जीनोम के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं। इन्हें इवन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि मोबाइल वर्ड का मतलब है मूवेबल। और इसकी डिस्कवरी के बारे में भी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बारबरा मैक्लिंटॉक ने जो है जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी की थी। कब, किस पे, मेज़ पर रिसर्च करते हुए इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और उन्हें इस डिस्कवरी के लिए इवन नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी मिला था। तो अगर हम बात करें जंपिंग जीन्स यानी कि ट्रांसपूशंस के टाइप्स की, तो ये आपके दो टाइप हैं, डीएनए ट्रांसपूशंस और रेट्रो ट्रांसपूशंस। जो डीएनए ट्रांसपूशंस है बच्चों, ये आपके कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि डायरेक्टली डीएनए के थ्रू ये आपके मूव करते हैं। कट हुआ और एक दूसरी जगह जाके पेस्ट हो गया, तो डायरेक्टली ये डीएनए के थ्रू आपके मूव करते हैं। वहीं बात करें रेट्रो ट्रांसपूशंस की, तो ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ये मूव करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें फॉलो होता है, इसलिए इसको रेट्रो ट्रांसपूशंस हम कहते हैं। बात करें जंपिंग जीन्स यानी कि ट्रांसपूशंस के फंक्शंस की, तो जीन एक्सप्रेशन को ये चेंज कर सकते हैं, म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं, इवोल्यूशन में इनका रोल प्ले होता है, साथ ही साथ में जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी ये आपके इंक्रीज करते हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि जंपिंग जीन्स को हम कहते हैं ट्रांसपूशंस, ये जीनोम के अंदर मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। इनको डिस्कवर किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने, और ये म्यूटेशन और जीन रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जेकब्सन्स ऑर्गन। ये क्या है, ऑल्सो नोन एज वोमेरोनेसल ऑर्गन। जेकब्सन्स ऑर्गन को वोमेरोनेसल ऑर्गन भी कहा जाता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड केमिकल सेंसिंग ऑर्गन फाउंड इन मैनी एनिमल्स, मोस्ट नोटेबली इन स्नेक्स।
ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि सेंस करने का काम करता है, और ये स्नेक्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि स्नेक जो है वो यूज़ करते हैं इसको टू स्मेल द एयर विद देयर टंग्स। आपने देखा होगा स्नेक जो है वो टंग बार बार बाहर निकालते हैं, तो वो इसी के थ्रू स्मेल करते हैं किसको, एयर को, जिससे वो अपने प्रे या अपने मेट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जेकब्सन्स ऑर्गन को बच्चों साइंटिफिकली वोमेरोनेसल ऑर्गन भी कहा जाता है। ये एक कीमो रिसेप्टर ऑर्गन है जो कि स्पेशल केमिकल सिग्नल्स यानी कि फेरोमोन्स डिटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये नेसल कैविटी के नीचे सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कुछ मैमल्स में भी वेल डेवलप्ड होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो फेरोमोन्स डिटेक्ट करना इसका एक मेन फंक्शन है, जो कि केमिकल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है आपका। ये मेटिंग बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है, टेरिटोरियल और सोशल सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो स्नेक्स अपनी टंग से केमिकल पार्टिकल्स को कलेक्ट करके आपका ये जो VNO है, वोमेरोनेसल ऑर्गन, तक पहुंचाने का काम करता है। ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ह्यूमंस में VNO रूडिमेंट्री माना जाता है, मतलब पुअरली डेवलप्ड है। फंक्शनल रोल अभी भी साइंटिफिक डिबेट का इसका एक टॉपिक बना हुआ है ह्यूमन बींग्स में। तो अगर हम जेकब्सन्स ऑर्गन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो बच्चों इसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, वोमेरोनेसल ऑर्गन, जो कि कीमो रिसेप्टर ऑर्गन है। ये फेरोमोन को डिटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ में स्नेक्स में ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप होता है। Next term is joule. A joule in biology is a standard SI unit used to quantify energy, heat and work within biological systems. Biological systems यानी कि living organisms के अंदर एनर्जी, हीट और वर्क को की क्वांटिटी को मेजर करने का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज़ जूल। सच एज, अब वो आपके किन किन चीज़ों को मेजर करेगा, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को, या फिर थर्मल रेगुलेशन में इसका रोल होता है। इसको हम देखते हैं जूल्स को। तो जूल बच्चों जो है ये एनर्जी, वर्क और हीट का एक ऐसा यूनिट है जिसको हम जानते हैं इसका सिंबल J होता है, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। तो उन्हीं के नाम पे इसको, इस टर्म को हमने दिया है। इसके डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझें फिजिक्स के टर्म्स में, तो 1 जूल वो वर्क होता है जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक मूव करे फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं 1 जूल का वर्क आपका हुआ है। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। तो वापस से हम बायोलॉजिकल अपने इसमें आते हैं कनेक्शन में। तो फूड एनर्जी को बच्चों किलो जूल्स में मेजर किया जाता है। मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज जूल या किलो जूल में एक्सप्रेस होती है। जो एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन में या मेटाबॉलिज्म में, उसको हम मेजर किस में करते हैं, जूल्स के या किलो जूल्स के टर्म्स में। तो एग्जांपल्स से अगर हम समझें तो जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी जूल्स में रिलीज होती है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम जूल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या है बच्चों, जूल्स है। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, 1000 जूल्स। और ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हीट एनर्जी सबको हम जूल्स में ही मेजर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इससे पहले हमने देखा था कुछ देर पहले जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये है हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। 2 टाइप के होते हैं नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स ये वो नेफ्रॉन्स हैं विद लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली इसमें लॉन्ग होता है, एक्सटेंडिंग डीप इनटू द रिनल मेडुला, और ये कॉर्टेक्स से मेडुला तक बिल्कुल जाता है। एडिंग इन यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में एक मेन रोल प्ले करता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी का एक स्पेशल टाइप का नेफ्रॉन होता है जो कि यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके लोकेशन की बात करें तो इनका रिनल कॉर्पसल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में मेडुला के पास ये आपके प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो लूप ऑफ हेनली है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और डीप मेडुला तक वो एक्सटेंड करती है। इसका मेन फीचर फिर क्या हुआ, ये कि इसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनली होती है, ये वेल डेवलप्ड, इसमें जो वासा रेक्टा है वो भी वेल डेवलप्ड होगा, यानी कि कैपिलरीज उसमें स्ट्रेट होंगी,
और ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में आपका पार्टिसिपेट करता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हुए बच्चों? सबसे पहला यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं जिससे कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। साथ ही साथ में इसका दूसरा फंक्शन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। तो अल्टीमेटली जो जक्स्टा मेडुलरी हार्मोन्स हैं बच्चों वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में ही आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को बच्चों अगर हम कंपेयर करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन से, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है इसमें लूप ऑफ हेनली वो आपका कैसा होता है? इसमें लूप ऑफ हेनली होता है लॉन्ग, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनली होता है शॉर्ट। जक्स्टा में जो आपका कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन है ये वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन होगा ये आपके वहाँ पे पाए जाएंगे, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ आउटर कॉर्टेक्स में ही मौजूद होता है। बात करें इसके फंक्शन की, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन डाइल्यूट यूरिन आपका प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इसको समराइज करते हैं, जक्स्टा मेडुलरी हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल नेफ्रॉन्स का ये अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% होते हैं, और लूप ऑफ हेनली जो है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसमें वासा रेक्टा भी आपका मौजूद होता है जिसका मेन रोल किस में है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में ही। आर नेक्स्ट टर्म इज जैस्मोनिक एसिड। इट इज़ अ प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड इंसेक्ट्स। प्लांट में बेसिकली 5 हार्मोन्स है, बट उनके अलावा भी कुछ बच्चों हार्मोन्स है जो लिटिल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, जिसमें कि हम एक देख रहे हैं जैस्मोनिक एसिड जो कि डिफेंस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस एंड इंसेक्ट्स। कोई पैथोजन या इंसेक्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो जैस्मोनिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये वूंड रिस्पॉन्स में भी इनका रोल है, यानी कि प्लांट में कहीं कोई चोट लग गई हो, वियर एंड टीयर हुआ हो तो उसमें ये सिक्रीट होते हैं। साथ ही साथ में ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जैस्मोनिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में JA कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि प्लांट्स में स्ट्रेस रिस्पॉन्स, डिफेंस मैकेनिज्म और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अगर हम सोर्स की बात करते हैं बच्चों, तो ये मेनली क्लोरोप्लास्ट से डिराइव्ड फैटी एसिड्स यानी कि लिनोलिनिक एसिड से सिंथेसाइज होता है। आई रिपीट, ये क्लोरोप्लास्ट से डिराइव्ड फैटी एसिड लिनोलिनिक एसिड से सिंथेसाइज होता है। लीव्स और वुंडेड टिश्यू में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जहाँ जिसमें कि वेयर एंड टीयर ज़्यादा हो रहा हो, ये वहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। और लीव्स में इसलिए बोला क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। इसके फंक्शन की बात करें अगर हम बच्चों, तो ये आपका सबसे पहला फंक्शन है इसका डिफेंस रिस्पॉन्स में, यानी कि इंसेक्ट अटैक या पैथोजन इन्फेक्शन के टाइम जैस्मोनिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है। डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन भी ये आपका बढ़ा देता है। सेकंड, इसके फंक्शन की बात करें तो वुंड हीलिंग में इसका रोल है, यानी कि डैमेज्ड टिश्यूज़ में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह ये एक्ट करता है, काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ रेगुलेशन में हमने इसको जाना कि सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ और फ्रूट राइपनिंग में इसका रोल होता है। इवन सेनिसेंस यानी कि एजिंग प्रोसेस में भी ये आपका इन्वॉल्व होता है। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम शॉर्ट में समझे बच्चों जैस्मोनिक एसिड का, तो जैस्मोनिक एसिड जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, प्लांट सेल्स में सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, और सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी कि SAR सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में इनडायरेक्टली ये आपका रोल प्ले करता है। तो जैस्मोनिक एसिड जो है वो प्लांट हार्मोन है आपका, और इन्वॉल्व किस में है? डिफेंस मैकेनिज्म में। ये स्ट्रेस कंडीशंस में लेवल इसका इंक्रीज हो जाता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस में भी इसका मेन रोल है, और ये फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, यानी कि लिनोलिनिक एसिड ये आपका उससे डिराइव हुआ है। हमारा लास्ट टर्म है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये क्या है? इट इज़ अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय द फ्लेवी वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटोज।
एंड इट अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन्स अराउंड द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के चारों तरफ मेम्ब्रेन है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, ये उसको अफेक्ट करता है। तो इसमें याद रखिएगा इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, फ्लेविवायरस, और वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स मस्कीटो। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस एक वायरल डिजीज़ है बच्चों जो कि ब्रेन को अफेक्ट करती है और सीवियर केसेस में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन यानी कि एंसेफेलाइटिस कॉज करती है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट हमने जाना कौन है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस यानी कि फ्लेवी वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, तो ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट से, और इसका मेन वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। पिग्स और वाटर बर्ड्स वायरस के रिजर्वायर होस्ट भी माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो पिग्स और वाटर बर्ड्स हैं वो इस वायरस का, फ्लेवी वायरस का रिजर्वायर होस्ट माने जाते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है। इसमें सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, हाई फीवर यानी कि बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा, हेडेक सरदर्द रहेगा, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आएगी, नेक स्टिफनेस यानी कि गर्दन में एक अकड़न सी आ जाएगी, कन्फ्यूजन यानी कि दिमाग सही से काम नहीं करेगा, और सीवियर केसेस में सीजर्स और कोमा भी हो जाए। सीजर्स मीन्स दौरे पड़ेंगे, और कोमा यानी कि इंसान जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कोमा में भी आपका चला जाएगा। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम जापानीज एंसेफेलाइटिस की, तो ज़्यादातर केसेस इसके एशिया के रूरल एरियाज़ में देखे जाते हैं। राइस फील्ड्स और स्टेगनेंट वाटर के पास मस्कीटोज ब्रीडिंग कॉमन होती है, इस वजह से ये आपके फैलते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो वैक्सीनेशन इसका अवेलेबल है। मॉस्कीटो कंट्रोल इसका एक तरीका हो सकता है, उनकी रोकथाम करके हम इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और मॉस्कीटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो ये आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस इज़ अ वायरल एंसेफेलाइटिस, जिसका वेक्टर है क्यूलेक्स मस्कीटो, और इसका रिजर्वायर क्या है, पिग यानी कि सुअर, और ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन को आपका कॉज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था बायोलॉजिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट जे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।